हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोग चमोली जिला पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम पंचबद्री के बारे में पढ़ लिया था। मैं उम्मीद करती हूँ वहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज यहाँ के कुछ प्रमुख स्थल हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है माणा के बारे में। ठीक है, तो माणा जो है, इसको कहा जाता है कि ये भारत का अंतिम गाँव। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ से माणा खत्म होता है उसी के बाद से शुरू हो जाती है तिब्बत और चीन की सीमा, इसलिए इसको भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है। ठीक है, माणा जो स्थान है आपका, ये कहाँ पर है? अलकनंदा प्लस सरस्वती के संगम पर। और इस स्थान को कहा जाता है केशव प्रयाग। इसी केशव प्रयाग के पास में ही आपका क्या है? माणा गांव है। ठीक, इसके अलावा जो माणा गांव है, यहाँ पर एक घंटाकर्ण का मंदिर भी है जो बहुत फेमस है और आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो घंटाकर्ण का मंदिर कहाँ है अगर ये पूछा जाए तो ये आपका कहाँ पर है? माणा गाँव में। ठीक है, माणा में ही है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्या है? भीम पुल है। और ये भीम पुल क्या है? पत्थर का पुल है। ठीक है, पाषाण युक्त पुल, पाषाण का बना है, इसलिए इसको पत्थर युक्त पुल भी कहा जाता है। और इसका नाम क्या है? भीम पुल है। ये भी कहाँ पर है? आपके माणा में है। इसके अलावा यहाँ पर शीतकाल में एक जाति आती है जो कि यहाँ पर निवास करने के लिए आती है, उसको कहा जाता है मारछा जाति, मारछा जनजाति। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं आपके माणा के बारे में, जो आपको कम से कम इतना यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है औली। तो औली क्या है? ये एक बुग्याल है। और बुग्याल किसको कहा जाता है? मखमली घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है। तो स्कीइंग प्रशिक्षण नॉर्मली जो बर्फ़ वगैरह के इलाके होते हैं वहीं पर दिया जाता है। तो स्कीइंग प्रशिक्षण के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, इसके अलावा शीतकाल में यहाँ पर क्या होता है? साहसिक खेल भी होते हैं। साहसिक खेलों के लिए ये क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर जो साहसिक खेलों का उद्घाटन किया गया था वो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था 1983 में। ठीक है, तो साहसिक खेलों का उद्घाटन लिख लीजिए आप। ये किया गया था 1983 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक, इसके अलावा यहाँ से आपका एक रोपवे जाता है जिसको कहा जाता है ओली जोशीमठ रोपवे, और इस रोपवे की शुरुआत हुई थी 1993 में। ओली जोशीमठ रोपवे 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इतना आपको ओली के बारे में पता होना चाहिए। मेन यहाँ से क्या पूछा जाता है? साहसिक खेलों के लिए पूछा जाता है और स्कीइंग प्रशिक्षण के लिए ओली बहुत फेमस है। ठीक है, और ये आपका ओली जोशीमठ रोपवे भी आपको पता होना चाहिए, 1993 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पर हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब, तो हेमकुंड साहिब जो है, ये स्थान जो है ये कितने पर्वतों से घिरा है? 7 पर्वतों से, और जिन्हें सामूहिक रूप पर क्या कहा जाता है? हेमकुंड पर्वत कहा जाता है। ठीक है, इसी के पास में एक झील है जिसको कहा जाता है स्वर्ण झील, और इसी हेमकुंड साहिब के आसपास से एक नदी निकलती है, उसको कहा जाता है हेमकुंड, हेमगंगा, हेमगंगा नदी। ठीक है, ये नदी कहाँ से निकलती है? आपकी इसी के पास से ही निकलती है। इसके अलावा ये स्थान जो प्रसिद्ध है, ये क्यों है? ये एक बहुत प्रमुख तीर्थ स्थल है। किनका? सिख लोगों का। ठीक है, सिख तीर्थ स्थल है ये, और यहीं पर एक गुरुद्वारा भी है।
यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर सिख लोग जाते हैं और ये किस लिए फेमस है, इनके तीर्थ स्थल के रूप में ये फेमस है। और ये कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर क्या की थी, तपस्या की थी, इसलिए ये बहुत फेमस है। इसके अलावा यहीं पर एक लक्ष्मण जी का मंदिर भी है, जिसकी वजह से हिंदू लोग भी यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ पर है, वो भी ये इसी के पास में, इसी आपके गुरुद्वारा के पास में। लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो स्थान है ये पहले क्या था, हिंदू लोगों के लिए फेमस था, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, सरकार के द्वारा 1930 में इसको सिख तीर्थ स्थल के रूप में इसका क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1930 में सिख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापना। ठीक है, उसके बाद से ये क्या हो गया, सिख तीर्थ स्थल के नाम से भी ये जाना जाने लगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक लोकपाल तीर्थ है, दूसरा दंड पुष्करणीय तीर्थ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हिंदुओं के लिए भी ये फेमस है, उनके लिए भी एक तीर्थ स्थल की तरह ही है। तो ये फैक्ट है आपके हेमकुंड साहिब के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए हेमकुंड साहिब कहाँ पर है, तो ये चमोली में है, 7 पर्वतों से घिरा है, जिसको हेमकुंड पर्वत भी कहते हैं। वहीं पर आपके स्वर्ण झील भी है। हेमगंगा नदी आपकी कहाँ से निकलती है, वो भी आपके हेमकुंड साहिब के पास से ही निकलती है। ठीक है, सिखों का तीर्थ स्थल है। 1930 में इसको क्या किया गया था, सिखों के तीर्थ स्थल के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या की थी। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आपको हेडिंग डालनी है जोशीमठ। तो जोशीमठ का अगर आपसे प्राचीन नाम पूछा जाए तो इसको योशी भी कहा जाता था। ठीक है, और ये कहा जाता है जो आदि गुरु शंकराचार्य थे उनकी ये क्या है, तपस्थली है, उन्होंने यहाँ पर क्या की थी, तपस्या की थी। ठीक है, तो योशी इसका क्या है, प्राचीन नाम है। आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली, यानी आदि गुरु शंकराचार्य ने ही इसकी क्या की थी, स्थापना भी की थी, ये कहा जाता है। ठीक है, ठीक। इसके अलावा इसके बारे में और क्या फैक्ट है, यहाँ पर जो आपके शरद ऋतु में भगवान बद्रीनाथ हैं उनको यहाँ पर लाया जाता है और उनका यहाँ पर विश्राम गृह माना जाता है। ठीक, शीतकाल में जो आपका नरसिंह मंदिर है, यहीं पास में एक नरसिंह मंदिर भी है, वहाँ पर आपके बद्रीनाथ भगवान को लाया जाता है और वहाँ पर उनकी स्थापना की जाती है। तो शीतकाल में उनका जो डेरा होता है वो कहाँ पर होता है, इसी जोशीमठ में होता है। हालांकि इससे पहले योगध्यान बद्री में उनको लाया जाता है और वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको लिखना है भगवान बद्री का, यानी कि भगवान विष्णु का क्या है, ये शीतकालीन विश्राम गृह। ठीक है, इसके अलावा शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ को की स्थापना कहाँ पर की जाती है, वो की जाती है नरसिंह मंदिर में स्थापना। ये मैंने आपको कल भी बताया था। और यहाँ पर क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी वगैरह हो जाती है, इसकी वजह से शीतकाल में इनको वहाँ से स्थानांतरित करके इनका स्थापना कहाँ पर की जाती है, नरसिंह मंदिर में की जाती है, जो कि आपका कहाँ पर है, जोशीमठ में है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत फेमस शक्तिपीठ है जिसका नाम है पूर्णागिरि शक्तिपीठ। तो अगर आपसे पूछा जाए पूर्णागिरि शक्तिपीठ कहाँ पर है, तो ये आपका जोशीमठ में है, चमोली में। और इसकी स्थापना किसने की थी, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। ठीक है, तो ये भी आपका कहाँ है, जोशीमठ में, और स्थापना आप लिख लेना इसकी आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा, आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा। तो ये प्रमुख फैक्ट है आपके किसके बारे में, जोशीमठ के बारे में। पुराना नाम आपसे पूछा जाए योशी था, लेकिन आगे चलकर क्या पड़ गया, जोशीमठ पड़ गया। ठीक है, आदिगुरु शंकराचार्य ने इस स्थान को क्या किया था, बसाया था, इसकी स्थापना की थी। भगवान विष्णु का शीतकालीन विश्राम गृह है। इसके अलावा शीतकाल में भगवान विष्णु को जो है यहाँ पर लाकर स्थापित किया जाता है नरसिंह मंदिर में। ये बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, पूर्णागिरि शक्तिपीठ आपसे पूछा जाए जोशीमठ चमोली में है और इसकी स्थापना की गई थी आदिगुरु शंकराचार्य जी के बारे में। ठीक, नेक्स्ट आपको लिखना है गोपेश्वर। अब लिखिए गोपेश्वर। तो गोपेश्वर आप सबको पता है कि ये क्या है, जिला मुख्यालय है। चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, गोपेश्वर में।
और गोपेश्वर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ना बहुत सर्दी पड़ती है और ना बहुत गर्मी पड़ती है, मौसम जो है लगभग एक समान ही रहता है, इसलिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक कुंड है जिसको कहा जाता है वैतरणी कुंड। ठीक है, तो ये थोड़े से फैक्ट थे आपके गोपेश्वर के बारे में। इसके अलावा यहीं पास में तपोवन भी है, और तपोवन किस लिए फेमस है? यहाँ के गर्म पानी के लिए फेमस है। और इसके अलावा ये कहा जाता है कि ये इस पानी में जब कोई नहा लेता है तो उसके जो भी रोग होते हैं, यानी कि जो भी स्किन से रिलेटेड डिजीज़ होती है, वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो उसके लिए आपका क्या फेमस है? तपोवन फेमस है। अब आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख ग्लेशियर। ठीक है, इसमें सबसे पहला ग्लेशियर है आपका सतोपंथ हिमनद। ठीक है, सतोपंथ हिमनद आपकी वही हिमनद है ये जहाँ से आपके अलकनंदा नदी जो है उसका उद्गम होता है। इसी के आपको नेक्स्ट लिखना है दूनागिरी हिमनद। दूसरा क्या है? दूनागिरी। देखिए यहाँ जो आपके हिमनद वगैरह हैं ये सीधे आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि आपका दूनागिरी हिमनद किस जिले में है या फिर आपका सतोपंथ हिमनद किस जिले में है। इस तरीके से ही आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है हीपरा बमक और उसके बाद लिखना है बद्रीनाथ। हीपरा बमक हिमनद और बद्रीनाथ हिमनद आप सबको ही पता है, बद्रीनाथ यहीं है तो बद्रीनाथ हिमनद भी आपका यहीं पर होगा हिमनद। ठीक है, इसके अलावा जो आपका भागीरथी हिमनद है वो भी आपका कहाँ है? चमोली जिले में, भागीरथी हिमनद। इसके बाद छठवां आपको लिखना है कल्पपानी। कल्पपानी हिमनद आपका कहाँ है? ये भी चमोली जिले में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक नंदा देवी समूह करके एक आपका हिमनद आता है जो कितने हिमनदों का समूह है? 7 हिमनदों का। ठीक है, नंदा देवी हिमनद समूह। कितने हिमनद है इसमें? 7 हिमनद है और इन सब 7 हिमनदों को मिलाकर क्या इसको सामूहिक रूप से कहा जाता है? नंदा देवी हिमनद समूह। ठीक है, इसके अलावा टिपरा बमक और बर्मा हिमनद भी आपका कहाँ है? चमोली जिले में, टिपरा बमक और बर्मा हिमनद। तो ये आपके हिमनद हैं जो कि चमोली जिले में है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि बर्मा हिमनद किस जिले में है तो आपको पता होना चाहिए चमोली जिले में है, इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख ताल। और सबसे पहला आपको लिखना है होमकुंड। होमकुंड ताल जो है ये किस लिए फेमस है? ये कहा जाता है कि जो नंदा देवी का मेढा खाडू होता है उसको यहाँ से क्या किया जाता है? अकेला छोड़ दिया जाता है, यानी इसके आगे वहाँ से लोग नहीं उसके साथ जाते हैं। ठीक है, तो मेढा उसका नाम है। ये क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा भी गया था किसी एग्जाम में कि जो नंदा राज्यात यात्रा में खाडू जाता है उस खाडू का नाम क्या था? तो उस खाडू को कहा जाता है मेढा खाडू। ठीक है, ये उस खाडू का नाम कहा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछ लिया जाए। इसके अलावा इस होमकुंड ताल के पास में एक चबूतरा है जिस चबूतरे में नंदा देवी का जो डोला होता है उसको भी रखा जाता है। ये आपको इसके बारे में कम से कम इतना पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर ताल है रूपकुंड। तो रूपकुंड ताल को क्या कहा जाता है? रहस्यमयी ताल, रहस्यमयी या कंकाल ताल इसको कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के कंकाल मिले हैं, इसलिए इसको कहा जाता है रूपकुंड या कंकाल ताल। ठीक है, इसके अलावा एक लोकपाल ताल यहाँ पर है जिसको हेमकुंड ताल भी कहा जाता है। ठीक है, तो लोकपाल और हेमकुंड आपका एक है, लोकपाल और इसी को क्या कहा जाता है? हेमकुंड ताल कहा जाता है। ठीक है, ये हेमकुंड ताल आपका वहीं पर है जहाँ मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा रही थी। इसके अलावा जो आपका सतोपंथ ताल है, सतोपंथ ताल जो है
किसको कहा जाता है? सतोपंत ताल। और सतोपंत ताल के बारे में ये बात फेमस है कि ये तिकोना ताल है, ठीक है, त्रिकोण इसमें बने हुए हैं और इन त्रिकोणों के अलग अलग कोनों में, यानी कि तीनों कोनों में बैठकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवानों ने क्या की थी? तपस्या की थी। ये कहा जाता है सतोपंत ताल के बारे में। नेक्स्ट आपको लिखना है व्रीहि ताल। व्रीहि ताल, और इस व्रीहि ताल से ही व्रीहि गंगा नामक जो नदी है उसका उद्गम है, ठीक है। तो व्रीहि गंगा का उद्गम, ठीक है। तो व्रीहि गंगा का उद्गम कहाँ से है? ये है आपका व्रीहि ताल से। इसके अलावा इस ताल को कहा जाता है गौना झील। तो गौना झील किसका नाम है? वो इसी का नाम है, ठीक है। तो इसको गौना झील भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट अब आपको लिखना है बेनीताल, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है बेनीताल। बेनीताल भी आपका कहाँ पर है? चमोली में है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक आंचरी ताल भी है, आंचरी ताल, और ये आंचरी ताल जो आपकी फूलों की घाटी है वहीं पर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक विष्णु ताल भी है जो कि आपके बद्रीनाथ के पास में ही है, बद्रीनाथ के पास। नेक्स्ट है आपका सूखा ताल, सूखा ताल, ठीक है। इसके अलावा एक काग भुसुंडी ताल भी यहीं पर है, काग भुसुंडी ताल। और अंतिम आपको लिखना है गोहना ताल, गोहना ताल। तो ये जो गोहना ताल है ये वही ताल है की वजह से बाढ़ आ गई थी और जो गोपेश्वर और चमोली का इलाका था यानी कि वो सारा क्या हो गया था? तहस नहस हो गया था। तो ये बाढ़ कब आई थी? 1970 में आई थी। और कहा जाता है इस गोहना ताल का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 1895 में, ठीक है। तो अब आपको इसका लिखना है निर्माण हुआ था 1895 में। प्राकृतिक ताल था तो बाद में जाकर ये टूट भी गया था और 1970 में ये क्या हुआ था? टूट गया था, ठीक है। और इसी गोहना ताल की वजह से क्या हुआ था? अलकनंदा में उस टाइम पर बाढ़ आई थी। तो ये प्रमुख ताल थे आप लोगों के जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस जिले में ये है, और थोड़ी बहुत जो इनके बारे में डिटेल है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। अब आपको हेडिंग डालनी है सबसे इंपॉर्टेंट गैरसैंण के बारे में। अब आपको लिखना है गैरसैंण। तो गैरसैंण हाल ही में थोड़ा फेमस रहा है इसलिए इसको मैं अलग से आपको पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले हम इस गैरसैंण का मतलब समझ लेते हैं। तो गैर का मतलब हमारे गढ़वाली या फिर कुमाऊं में होता है नीचे, गैर का मतलब होता है नीचे, और सैण का मतलब होता है जो समतल भूमि होती है उसको हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? सैण कहा जाता है, ठीक है। तो यानी नीचे एक समतल भूमि है उसका नाम दिया गया है गैरसैंण, ठीक। इसी के थोड़ा आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर आपका भराड़ी सैण है, और जब आप भराड़ी सैण से नीचे देखते हैं तो आपको एक प्लेन सा एरिया दिखता है जिसको कहा जाता है गैरसैंण। अब गैरसैंण क्यों चर्चा में रहा है? आप सबको पता है कि जो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे वो चाहते थे कि उत्तराखंड की जो राजधानी बने वो कहाँ पर बने? गैरसैंण में बने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दर्ग के द्वारा भी ये कहा गया था कि गैरसैंण को जो है यहाँ की राजधानी बनाना चाहिए, और ये कहा गया था 1992 में, उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा, ठीक है। कि औपचारिक रूप में जो है गैरसैंण को यहाँ की राजधानी बनाना चाहिए उत्तराखंड की। इसके बाद एक समिति बैठी गई थी जिसका नाम था रमाशंकर कौशिक समिति, जो कि 1993-94 की बात है। उन्होंने भी यही माना था कि औपचारिक रूप में आपकी क्या होनी चाहिए? गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी होनी चाहिए, ठीक है। तो रमाशंकर कौशिक समिति, इसका भी क्या मानना था? इसको क्या है? राजधानी बनाया जाए उत्तराखंड की, ठीक है। तो ये जो समिति बैठी थी ये भी ये चाहती थी कि राजधानी कहाँ बने? गैरसैंण बने। लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? जो राजधानी बनाने वाली समिति थी यानी आयोग एक बिठाया गया था, और उस आयोग का नाम था वीरेंद्र दीक्षित आयोग, ठीक है। क्या नाम था? वीरेंद्र दीक्षित आयोग।
इस आयोग के द्वारा क्या किया गया, भू सर्वेक्षण किया गया और उस भू सर्वेक्षण में इसने क्या कहा, गैरसैंण क्या है, यहाँ की राजधानी नहीं बन सकती। उसने बहुत सारे इसके तथ्य दिए थे जिसकी वजह से बाद में चलकर देहरादून यहाँ की राजधानी बन गई थी। ठीक है, तो इतना सब होने के बाद जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, राजधानी कहाँ बन गई थी, देहरादून बन गई थी। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के मन में ये था कि राजधानी कहाँ बननी चाहिए, गैरसैंण बननी चाहिए। ठीक, इसके बाद 3 नवंबर 2012 में मुख्यमंत्री उस टाइम पर हमारे कौन थे, विजय बहुगुणा थे। उन्होंने सबसे पहली कैबिनेट बैठक करवाई थी। ठीक है, तो 3 नवंबर 2012 में विजय बहुगुणा द्वारा प्रथम कैबिनेट बैठक, ठीक है, प्रथम कैबिनेट बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, इसी गैरसैंण में किया गया। आयोजन किया गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, विधानसभा भवन निर्माण करने के लिए कहा जाने लगा और उसका काम शुरू हो गया था। ठीक है, तो लगभग 2014 से आपकी जो विधानसभा बनने का काम था वो शुरू हो गया था और दिसंबर 2016 में जाकर ये जो काम था ये लगभग पूरा हो चुका था। ठीक है, तो लगभग 2016 से इसका जो है काम वाम सारा होने लगा था। इसके बाद एक न्यूज़ यहाँ पर और आई थी जो थी कि गैरसैंण जो है इसको मंडल बनाया जाए, यानी तीसरा मंडल बनाया जाए। तो 2 मंडल ऑलरेडी हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो इसको किसने कहा था, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस टाइम पर मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि इसको क्या है, तीसरा मंडल यहाँ पर बनाया जाए गैरसैंण को। ठीक है, और 5 मार्च 2021 को उन्होंने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, मंडल बनाने की घोषणा, और ये किसके द्वारा की गई थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। तो इसको जो है मंडल बनाने की घोषणा इन्होंने की थी और इसमें 4 जिले जोड़े गए थे। ठीक है, एक तो था चमोली, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है अल्मोड़ा और चौथा है बागेश्वर। तो ये इन्होंने घोषणा कर दी थी कि इन 4 जिलों को मिलाकर क्या किया जाए, गैरसैंण को मंडल बनाया जाए। लेकिन जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद 9 अप्रैल 2021 को तीरथ सिंह जी जब क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे 9 अप्रैल 2021 में, इन्होंने क्या किया, इसको निरस्त कर दिया। इसके बाद इसका जो मंडल बनाने के लिए कहा गया था कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी हमारे कितने मंडल हैं, 2 ही मंडल हैं। तो ये इसके बारे में जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। करंट के आधार पर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी हो सकता है आपके एग्जाम से पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से गैरसैंण को लेकर ये काफ़ी विवाद में रहा है और शुरुआत से ही ये विवाद में रहा है। ठीक है, इसके बाद अब आपको यहाँ पर जो भी राष्ट्रीय उद्यान है वो हेडिंग डालनी है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अब आपको हेडिंग डालनी है। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर प्रमुखतः पाया जाता है, जिसमें सबसे पहला कौन सा है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो फूलों की घाटी की जो खोज की गई थी ये की गई थी फ्रैंक स्माइथ के द्वारा 1931 में। ठीक है, तो चमोली जिले में जो है नर और गंधमादन पर्वत है उनके बीच में ही ये आपका क्या है, फूलों की घाटी है। तो लिख लीजिए 1931 में फ्रैंक स्माइथ द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है, और नर और गंधमादन पर्वत के बीच में, पर्वत के बीच में ये है। इसके अलावा यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी कहाँ से बहती है अगर ये कहा जाता है तो फूलों की घाटी से ये बहते हुए आती है। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ नाम हैं जिनको कहा जाता है। एक तो फूलों की घाटी इसको कहा जाता है, दूसरा स्कंद पुराण में इसको कहा गया है नंद कानन, और महाकवि कालिदास जो है उन्होंने इसको क्या कहा है, अलका कहा है। ठीक है, तो स्कंद पुराण में अगर आपसे पूछा जाए इसका नाम क्या है, स्कंद पुराण में भी जो केदार खंड है उसमें इसका नाम है नंद कानन, और महाकवि कालिदास ने इसको क्या कहा है, अलका। इनके द्वारा इसको कहा गया है अलका। ठीक है, तो जो आपका फूलों की घाटी है इसका जो वर्णन सबसे पहले फ्रैंक स्माइथ ने किया था। इसकी एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम था द वैली ऑफ फ्लावर, उसमें इसका वर्णन किया गया था। ठीक है, तो इसकी पुस्तक का आप नाम लिख लीजिए, द वैली ऑफ फ्लावर।
फ्लावर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए द वैली ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक किसकी है, फ्रैंक स्माइथ की, और इसमें इसने किसका वर्णन किया है, फूलों की घाटी का वर्णन इसमें इसने किया है। और लगभग यहाँ से ये कितने फूल लेके गया था, फूलों के बीज 250 फूलों के बीज ये अपने साथ लेकर गया था। ठीक है, तो 1982 में जो है फूलों की घाटी को क्या किया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित। ठीक है, लेकिन बाद में यूनेस्को ने इसको क्या किया था, विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था, और वो था 14 जुलाई 2005 को। 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल। विश्व धरोहर में शामिल। इसके अलावा इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो क्षेत्रफल इसका आप लोगों को पता होना चाहिए, 87.5 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे छोटा है, छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके अलावा इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो मुख्यालय इसका कहाँ है, जोशीमठ में। जोशीमठ में वर्तमान में इसका मुख्यालय है। कुछ अन्य नाम भी इसके हैं, जैसे केदारजू, बैकुंठ हो गया, भ्यूंडार हो गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि केदारजू किसको कहा जाता है, इसी फूलों की घाटी को कहा जाता है। भ्यूंडार हो गया, पुष्पावती, गंधमादन और फ्रैंक स्माइथ घाटी भी किसको कहा जाता है, फूलों की घाटी को कहा जाता है। तो ये प्रमुख पॉइंट्स आपके थे जो कि आपको पता होने चाहिए फूलों की घाटी के बारे में। स्पेशली इसकी स्थापना आपको पता होनी चाहिए, यानी कि कब ये राष्ट्रीय उद्यान बना था, 1982 में बना था, और 14 जुलाई 2005 को इसको क्या किया था, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, सबसे छोटा ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, और क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है। खोज किसने की थी, 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और वैली ऑफ फ्लावर में इसका वर्णन मिलता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए, बाकी नाम वगैरह भी कभी कभार पूछ ले जाते हैं, इनको भी एक आध बार आप देख लेना। अब नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको लिखना है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे पहले इसकी स्थापना आपको लिखनी है 1982 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1982 में। ठीक, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, जोशीमठ में है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में कब शामिल किया था, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो ये किया था 1988 में। विश्व धरोहर में शामिल, ये कब किया गया था, 1988 में किया गया था। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये आपके राष्ट्रीय उद्यान आज यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो ये आज का आपका अंतिम फैक्ट था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इनकेस यहाँ से कोई भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ लाइक और शेयर आपको ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।